एक जिनजाद और नागजादी की मोहब्बत की दास्तान। कितनी देर से वो इस दीव हेकल सांप से डर कर भागे जा रहा था, मगर सांप साए की तरह उसके साथ साथ रेंगता हुआ आ रहा था। वो जितना तेज भागता, सांप की रफ्तार भी इतनी तेज हो जाती। भागते भागते जाने वो किस चीज से टकराया था कि कुलाबाजियां खाते हुए वो एक गड्ढे में जा गिरा और लगने वाली चोटों को भूलकर वो ऊपर देखने लग गया। थोड़ी ही देर में गड्ढे के किनारे उसका पीछा करने वाला सांप कंडली मारकर बैठा उसे देख रहा था। अब वहां से उसके लिए भागने का कोई मौके नहीं था, तो थक हार कर वो गड्ढे के अंदर ही दबक कर बैठ गया और सांप को बड़ी गौर से देखने लग गया। अगर सांप चाहता तो उसको डिस सकता था, मगर वो बड़े सुकून से बस उसे देखे जा रहा था जैसे वो उसे देख रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो उसे डर कर देख रहा था और सांप उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सांप ने हरकत की और गड्ढे के अंदर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लें। वो सांप का लम्स अपनी टांगों पर महसूस कर रहा था। नरम नरम एहसास के साथ सांप किसी रस्सी की मानंद उसकी टांगों से लपटता ऊपर की तरफ आ रहा था। उसकी कूद बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने फिर वही किया जो एक बेबस इंसान इस सूरत हाल में करता है। पूरा जोर लगाकर उसने चीख मारी और फिर यके बाद दीगरे पागलों की तरह चीखें मारता ही चला गया। और फिर उसके हवास तब बेहाल हुए जब सिगरी उसकी मां ने उसे गुस्से से आवाजें देकर जगाया। वो होनकों की तरह अपने पलंग पर बैठा इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये ख्वाब था। कभी वो सामने खड़ी गुस्से से लाल पीली होती मां की तरफ देखता और कभी अपना बदन टटोलता। इरे कमबख्त उठ जा, दिन चढ़ आया है और तो दिन दिहाड़े ख्वाब देखकर डर रहा है। कौन करता है ऐसा? मैं माँ जी, मैं अब मैं किया करूं? एक ही ख्वाब मुझे अक्सर आ रहा है। एक बड़ा खौफनाक सांप मेरे पीछे लगा हुआ है। हर बार मैं उससे डरकर भाग रहा होता हूं, मगर वो मुझे पकड़ लेता है। मां मुझे किसी आलम पेड़ दम दरूद करने वाले के पास ले चल। यकीना किसी शरीक ने मुझ पर काला जादू करवा दिया है जो ये सांप मेरे पीछे लगा हुआ है। वाह वाह, मेरे शेर बहादुर पुत्र जी, सगरा ने पलंग पर बैठे चिन के कुंधे को थपथपाते हुए कहा। हमारे पास किया है जो शरीक जलेंगे। ये 2 कमरे जो आज या कल किसी तेज हुआ के झकड़ में गर जाएंगे और शायद हम भी नीचे दबकर मर जाएं। कभी जो तो मनमौजी काम करे तो चौल्हा जलता है और ना वो भी बंद। अब इस हालत में कौन तुम आप पर तावीज कराएगा? माँ जी, अल्लाह हमारी किस्मत भी बदलेगा। हमारा भी पक्की ईंटों वाला घर होगा एक दिन। बस मुझे एक बार कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, दिन रात काम करूंगा। चुन ने जवाब दिया, अल्लाह करे वो दिन मेरी जिंदगी में ही आए। मुर्ते वक्त मेरी रूह को भी सुकून मिले कि दुनिया में बेटे को अच्छी हालत में छोड़कर जा रही हूं, वरना कब्र की अंधेर कोठड़ी में भी रूह बेचैन रहेगी। मां जी, अल्लाह आपका का साया मुझ पर हमेशा सलामत रखे। बस मुझे उस ख्वाब की समझ नहीं आ रही। एक ही ख्वाब मुझे क्यों बार बार आता है? मैं उलझन का शिकार हूं। जागने के बाद भी मैं इसी ख्वाब के जेर असर रहता हूं। ऐसे लगता है कोई वजूद मेरे साथ है, मगर नजर नहीं आता। कोई मुझे ख्वाब के रास्ते मुझे खुद से निकाल कर ले जाना चाहता है, मगर हर बार मेरी आंख खुल जाती है और साथ में चीखें भी निकल जाती हैं। सुगरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चन भी परेशानी के बावजूद हल्का सा मुस्कुरा पड़ा। देख चन पुत्र, अल्लाह की लाखों मखलूकात हैं तो जानवरों की तरह दिन रात ऊंची नीची जगहों पर घूमता रहता है, आस लफंगे मक्खन के साथ। तो ऐसा कर, अभी मुन्ना हाथ धोकर इमाम मस्जिद के पास चला जा। उसे अपने ख्वाब के बारे बता। वो अल्लाह की पाक कलाम का वरद करेगा। तुम पर तुम सही हो जाओगे। और हां, जब उसके पास बैठो तो पांव वाली साइड में बैठना। अल्लाह का नेक बंदा है, एहतराम जरूरी है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से उसको किसी ने आवाजें देना शुरू कर दें। आवाज सुनकर सगरा नागवारी से बोली ले आ गया है। वो नालायक मक्खन पता नहीं किया सोचकर उसकी मां ने उसका नाम मक्खन रखा था। खाला जी, बालकुल वैसे जैसे आपने इस पलंग पर बैठी
महान हस्ती का नाम चन्मा ही रखा था। मक्खन जो आवाजें देता घर के अंदर दाखिल हो चुका था। सुगरा की बात सुनकर शरारत भरे लहजे में जवाब दिया, चुप कर जा, वरना सुबह सुबह मेरे मुना से कुछ सुन ना लेना। सुन आया हूं खाला, जैसे चंद सुन रहा है मैं भी सुन आया हूं। चलुए चिन, उठ यार, एक काम मिला है, पटवारी के घर लकड़ियां काट के अंदर रखनी हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कम से कम एक दिन तो किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। हाँ हाँ, जैसे कारून का खजाना ला दूंगे, जो बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। इतने में चंद पलंग से उठकर नलके से मुना हाथ धोकर वापस आ बैठा था और सगरी बेगम ने गरम 2 पराठे चाय के साथ इसके सामने लाकर रख दिए और मक्खन को भी इशारा किया कि वो भी साथ खा ले, तो दोनों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद चुन ने बरामदे से अपनी पुरानी साइकिल निकाली और मां को सलाम करके बाहर मक्खन के साथ पटवारी के घर की तरफ चल पड़े। चुन साइकिल चला रहा था और मक्खन पीछे बैठा था। सुगरी बेगम ने उसे जाते हुए इमाम मस्जिद के पास जरूर जाने की ताकीद की। यार आज तो चुपचाप है, खाला तो रोज ही ऐसी बातें करती है, कुछ बोलना, आज तो वो गाना भी नहीं गा रहा तो आ जानी बेजा साइकिल ते। मक्खन यार, जब औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। बाबा के चले जाने के बाद तो घर में अंधेरा हो गया है, ऊपर से कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा कि इज्जत से 3 वक्त की रोटी नसीब होती रहे। चल यार चन, फिक्र न किया कर, तुझे तो खाला बस बातें सुनाती हैं। एक मेरी माँ है, जरा सा लेट हो जाऊं उठने में तो जूतों से अच्छी भली सरूस होती है रोजाना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं जूते खाने के लिए पैदा हुआ हूं। यार चन, मेरे दिल में कई दिनों से एक बात आ रही है। कौन सी? चिन ने हल्का सा सिर पीछे घुमा के पूछा। हम ना एक काम करते हैं, मक्खन राजदारी से बोला। हम काम करने ही जा रहे हैं। मक्खन यार, ये वाला काम नहीं, ना एक ऐसा काम जिसमें हमारे हाथ बहुत सारा पैसा आ जाए और हम अमीर हो जाएं। जो दिल में तेरे बात आ रही वो बोल यार। यार हम ना बैंक में डाके डालते हैं और ढेर सारे पैसे लौटकर फरार हो जाएंगे। कुक कुक किया। मक्खन की बात सुनकर चंद ऐसा भूख लाया कि मोड़ काटते हुए साइकिल सामने खंबे से जा टकराई और वो दोनों साइकिल समेत जमीन पर आ गिरे। जा लौट ले सारे पैसे, मार दी साइकिल, मैंने बैनिक के दरवाजे पर चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सुबह ऐसी बातें करके क्यों मरवाते हो? बेमूत चल उठा। साइकिल चंद हाथ झाड़ते इधर उधर देखते हुए बोला। शुक्र था कि किसी ने उनको गिरते हुए देखा नहीं, वरना सुबह सुबह तमाशा लग जाता। मक्खन ने साइकिल उठाई और अब के बार पैदल ही चल पड़े, क्योंकि पटवारी का घर करीब आ चुका था। अक्सर वो पटवारी के घर कामकाज करने आते जाते रहते थे। अगर कोई काम होता तो वो किसी न किसी के जरिए पैगाम भेजकर उनको बलवा लेता था या राह चलते उनमें से कोई नजर आ जाता तो खुद बोल देता। पटवारी के घर पहुंचकर उन्होंने फौलादी गेट पर हल्की सी दस्तक दी और फिर चुप करके दोनों दरवाजा खुलने का इंतजार करने लग गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खिला और एक गंजे सर वाला आदमी आंखों पर नजर की ऐनक संभालते उनको घर के अंदर आने का इशारा कर रहा था। जहां सहन में लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था, जिनको चीर फाड़कर कुचन के सामने एक तरतीब से रखना था। मक्खन और वो पटवारी को सलाम करके अपने काम में जुट गए और पटवारी साहब पहले से रखी कुर्सी पर बैठकर चाय पीना शुरू हो गए। कभी कभार वो इनसे कोई बात भी कर लेता था। यूं पूरा दिन बीत गया और लकड़ियों का ढेर इन दोनों ने काटकर कुचन के सामने तरतीब से रख दिया। काम खत्म होते ही वो पटवारी साहब के पास जा बैठे, जिसने बेगम को इन दोनों के लिए चाय लाने का कहा। थोड़ी देर बाद बेगम साहबा ट्रे में इन दोनों के लिए 2 कुप चाय के लेकर आ गई। दौरान चाय पटवारी की बीवी अपने शौहर से मुखातब हुई। आजी सुनते हो, वो जो चौहदराहन ने जो आपसे 2 बंदे मांगे हैं, इनका क्या बना? बार बार इनका फोन आ रहा है, आप तो दफ्तर चले जाते हो, मुझे बार बार जवाब देना पड़ता है। हाँ बेगम साहबा, मैं ढूंढ रहा हूं, मगर इतने भरोसेमंद लोग कहां से ढूंढूं? आखिर को छानबीन करनी पड़ेगी, फिर उनको भेजना पड़ेगा, फिर अल्लाह जाने वो वहां रह भी पाते हैं कि नहीं। एक 2 से बात की, मगर इलाके का नाम सुनकर ही वो भाग गए।
मियाँ बीवी की बातें सुनकर इन दोनों के कान खड़े हो चुके थे। चाय से ज्यादा उनका ध्यान अब उनकी बातों पर था, जिसकी वजह से एक दो बार वो गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए अपना मन जला बैठे। कहानी जारी है। बकिया हिस्सा किस्त नंबर 2 में मुलाहजा फरमाएं। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।